Assalamualaikum. As I said in my previous video that we will start our pharmacology with ANS. So here I am. ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे जो कि पहला चैप्टर है इस यूनिट का, एएनएस का। ठीक है, एएनएस का आपने जितनी भी गाइडलाइंस अपने इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले देखी होंगी, यही लिखा होगा सबने कि चैप्टर नंबर 6 से मेनली एससीक्यू नहीं आता यहाँ से। ये चैप्टर जो है वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एससीक्यू कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपके नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं 7, 8, 9, 10 उसको पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है जी, एएनएस के बारे में आपने पढ़ा तो होगा, आप लोग बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो आपको एएनएस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। ठीक है, एएनएस जो है ना, एक तो पहली बात ये कि ये ऑटोमेटिक पोर्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, दूसरा ये कि ये सेमी ऑटोनोमस पार्ट ऑफ द इस सेमी ऑटोनॉमस नहीं कहना था मैंने, आई एम सॉरी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलेंटरी और ऑटोमेटिक पोर्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा यहाँ पर एनाटॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एएनएस के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि जो हमारे पास ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर एग्जांपल ये कोई सेंसरी एरिया, फॉर एग्जांपल आप हैंड ले लें, इसको यहाँ से कोई भी सेंसरी स्टिमुलस गया है, उसने कहाँ पर जाना होता है, भला उसने हमारे ब्रेन के अंदर जाना होता है ना। ब्रेन से आगे फिर यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स इसको लेकर गई और यहाँ पे हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स इसको लेकर आएंगी। ठीक है, कहाँ पर लेकर आएंगे इसको, इफेक्टर टिश्यूज़ के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल्स वगैरह के पास लेकर आएंगी। सो एएनएस जो होता है ना, एएनएस, ठीक है, एएनएस जिसकी अभी हमने बात की कि किसी ऑटोमेटिक पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जो इस सिस्टम का, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो मोटर पोर्शन है, ये इफरेंट पोर्शन है, ये वो पाथवे है जो कि हमारे सीएनएस से, ये हमारे सीएनएस से, ब्रेन से और साथ स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी सिग्नल्स हैं वो कहाँ पर लेकर जा रहा होता है, इनवॉलेंटरी इफेक्टर टिश्यूज़, जैसे कि हमारे स्मूथ मसल्स हो गए। ठीक है, जैसे कि हमारे कार्डियक मसल्स हो गए, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं ना होते, तो इनवॉलेंटरी इफेक्टर मसल्स तक सीएनएस से जो सिग्नल लेकर आना होता है, मोटर सिग्नल्स, वो हमारी एएनएस के ज़रिए आते हैं, एएनएस के मोटर पोर्शन के ज़रिए या इफरेंट पोर्शन के ज़रिए। पहली बात वो ये कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इसकी 2 मेजर सब डिवीजन्स हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको एक जनरल एक चार्ट सा दिखाती हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास सीएनएस होता है और एक हमारा जो है वो एएनएस होता है जी। तो सीएनएस जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है एफरेंट डिवीजन में और इफरेंट डिवीजन में। एफरेंट का आपको पता है सेंसरी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, और इफरेंट जो है वो मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो इफरेंट डिवीजन है। हम लोग सीएनएस से फिलहाल कंसर्न नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ना है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग चलते हैं उसकी तरफ। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इफरेंट डिवीजन है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज आवर मेजर कंसर्न, चैप्टर नंबर 6। एएनएस को फर्दर फिर डिवाइड किया जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ओके। सो ये अगर हम लोग ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना इफरेंट डिवीजन को, वो इस बेस पर कर रहे हैं कि वो कौन से ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, ये एफरेंट डिवीजन कौन से ऑर्गन को सप्लाई करी है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गन सप्लाइड बाय द इफरेंट डिवीजन वी हैव डिवाइडेड दिस डिवीजन इनटू 2 टाइप्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। सो अब हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये थोरैकोलम्बर पाथवेज को बोलते हैं, क्योंकि T1 से लेकर L2 तक मेनली जो हमारे पास पोर्शन है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्रेनियोसैक्रल पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स पर सैक्रल पोर्शन भी इन्वॉल्व है। क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं, C3, 7, 9 और 10। और जो हमारा सैक्रल पोर्शन है वो 2, 3 और 4 डिवीजन जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो जितना, यानी अगर हम लोग चाहे थोरैकोलम्बर पाथवे को देख लें, चाहे क्रेनियोसैक्रल को देख लें, दोनों के अंदर जो है वो हमारे पास 2 डिवीजन, 2 तरह के फाइबर्स होते हैं इनके पास। एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। ठीक है,
जी, पहले आप इस डायग्राम को देखें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, यू पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट, ठीक है, लेकिन आई नो आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेन है, ठीक है, ये समझ लें कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके साइड पे ना, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड्स पे हमारे पास एक पैरावर्टिब्रल चेन्स बनी हुई होती हैं। पैरावर्टिब्रल चेन्स जो है ना बच्चों, उसके अंदर हमारे पास गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेरियस गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इन चेन्स के अंदर। जो हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स निकल रही होती है ना, वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या कर रही होती हैं कि वो इन गैंग्लिया के साथ यहाँ पर इन गैंग्लिया के अंदर साइनैप्स कर लेती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये गैंग्लिया थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। जो भी हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स होंगी वो थोरैकोलम्बस पाथवे से निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये T1 सेगमेंट का T2 है और अल्टीमेटली L2 तक, ठीक है। सो यहाँ से जो निकलने वाली न्यूरॉन्स होंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पर पहले साइनैप्स कर लेंगी। साइनैप्स कर लिया इन्होंने, उसके बाद जाके इन्होंने जिस भी ऑर्गन को सप्लाई करना हुआ उस ऑर्गन को जाकर ये सप्लाई कर देंगी, ठीक है। कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए, जैसे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करना है या जिसको भी इसने सप्लाई करना है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स तो नहीं, सॉरी, आप लोग कह लें कि फॉर एग्जांपल हार्ट को इन्होंने सप्लाई करना है, ठीक है, तो ये उसको जाकर सप्लाई कर देंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर था, ठीक है, ये वाला जिसने यहाँ पर सिनैप्स किया, तो इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा था, और ये इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये वाला सारा, कि जिसने गैंग्लियोन से बाहर निकल कर आगे गया, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। जाहिर सी बात है, हार्ट जो है वो आपके ये रिब्स कह रही हूँ, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड के पास तो नहीं ना पड़ा होता, वो पीछे से मूव करके नर्व आएगी आपके हार्ट तक जाएगी, ठीक है, तभी जाके सप्लाई करेगी ना। तो ये वाला जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ना, ये जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, ये एक चीज़ होगी। लेकिन अगर हम लोग क्रेनियोसैक्रल पाथवे या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो क्या करते हैं कि उसके फाइबर्स, जैसे कि सैक्रल सेगमेंट कंसीडर कर लें, ठीक है, ये मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं करके दिखा सकती यहाँ पे, लेकिन आप लोग सपोज कर लें कि यहाँ पे आपका सैक्रल सेगमेंट S2 S3 S4, यहाँ से निकलने वाली जो न्यूरॉन्स होंगी या जो आपकी क्रेनियल नर्व्स थी 3, 7, 9 और 10, उसको सपोज कर लें, यहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स होंगी ना, वो क्या करेंगी, वो इन गैंग्लिया में से ऐसे ही गुजर जाएंगी बगैर साइनैप्स के, और ये जाएंगी, इन्होंने जाना है, कहाँ पे जाना है, उस ऑर्गन तक जाना है जिसको इन्होंने सप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हार्ट को सप्लाई करना है, तो हार्ट के करीब पड़े होंगे इनके गैंग्लिया, या हार्ट उस विसरा की वॉल्स के अंदर पड़े होंगे जिसको इसने सप्लाई करना है, उसको जाकर ये सप्लाई करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसका गैंग्लियन पड़ा है, ये यहाँ पर आकर पहले सिनैप्स करेंगी, ठीक है, सिनैप्स करने के बाद फिर ये आगे जाकर उस ऑर्गन को सप्लाई करेंगी। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो लॉन्ग है, जबकि इसका ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो आपको नज़र आ रहा होगा क्या है, ये फाइबर शॉर्ट है, ठीक है। सो एक ये इसके अंदर डिफरेंस था जो कि आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे पूछता कोई नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस लेवल पर तो एटलीस्ट। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या होता है आपको पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। कोई भी स्ट्रेस हुआ है, ट्रॉमा है, तो वो आपको क्या करेगा, आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के केस में एक्टिवेट होता है, ठीक है। फाइबर्स की हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या क्या करता है। वैसे तो आपको पता होगा कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में क्या होगा, आपके प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगे, आपकी डाइजेशन वगैरह जो है वो रुक जाएगी, आपका हार्ट रेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अलावा जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी, ठीक है, डेफिकेशन वगैरह यूरिनेशन वगैरह जो है वो रुक जाएगी। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई बंदा गुस्से में है तो उसका सारी यूरिनेशन उसी टाइम पे हो रही है, गुस्से के टाइम पे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। या फिर वो फ्लाइट के केस में वो भाग रहा है, पीछे से उसकी डेफिकेशन हो रही हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑपोजिट टू सिम्पैथेटिक है, और इसमें जो है वो यानी कि डेफिकेशन वगैरह भी इसी टाइम पे होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अगर बंदा रिलैक्स है, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, यानी डाइजेशन भी उस टाइम पे हो रही होगी आपकी, ठीक है, हार्ट रेट वगैरह भी कम होगा, आपके प्यूपल्स जो है वो भी डायलेटेड नहीं होंगे बल्कि कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। अच्छा जी, उसके बाद देख लें इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स तो हमने देख लिए। ईएनएस को हम डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से, इसके रिसेप्टर्स कौन से हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग जो है वो साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाय दिस डायग्राम, ये हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। अभी के लिए की डिटेल काफ़ी है। और इसके रिसेप्टर्स कौन से हैं, ये वाले बॉक्सेस हैं ब्लू वाले, यहाँ से मैं आपको बताऊँगी कौन से रिसेप्टर्स हैं इनके, ठीक है। चलें जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो अभी तक ना ये इस बात में कन्फ्यूजन है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। रिसेंट रिसर्चेस जो है वो इंडिकेट करती हैं कि जो सैक्रल फाइबर्स होते हैं ना वो एक्चुअली सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ
कि यहाँ पर पैरासिम्पथेटिक के लिए आपकी बुक में फर्स्ट वाले चैप्टर में कोलिनर्जिक वर्ड यूज़ किया होगा और सिम्पथेटिक के लिए एड्रीनर्जिक वर्ड यूज़ किया होगा। तो आपने परेशान नहीं होना, ये सेम टर्म्स हैं, आपको भी पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों हम इसको कोलिनर्जिक कहते हैं और क्यों हम इसको एड्रीनर्जिक भी कहते हैं। वो डिपेंड करता है इनकी न्यूरोट्रांसमीटर्स पर। खैर इस बात बाद में करेंगे। तो कह रहा है कि रिसेंट रिसर्चेज जो है ना बच्चों, वो इंडिकेट करती हैं कि ये जो हमारे पास सेक्टरल फाइबर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली सिम्पथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं। नाउ व्हाट इज दिस सिम्पथेटिक का तो आपको पता है सिम्पथेटिक क्या है, और कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, यानी कि ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, सिंपथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स है ना, यानी सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों हैं ये, ठीक है। ओके जी। सो इसलिए कहता है कि न्यू रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो सिम्पथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको थोरैकोलम्बर पार्ट पे तो कहते हैं T1 to L5 तक, लेकिन साथ ही साथ अगर कंफर्म हो जाए तो मे भी इसके अंदर ये सैक्रल सेगमेंट्स भी इंक्लूड कर दिए जाए, ठीक है। ये नई बात आज आपको पता चली होगी। उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो है ना ये गैंग्लिया, जो मैंने बात की कि यहाँ पर पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया होते हैं, कुछ प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया भी होते हैं, जो आपको पता है कि आपका जो हार्ट होता है ना, कि आपका जो हार्ट होता है एओर्टा जो है वो हमारे पास ये इस 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है, थोरैसिक में और एब्डोमिनल एओर्टा में भी। सो एओर्टा के इंटीरियर सरफेस के ऊपर भी हमारे पास कुछ गैंग्लिया होते हैं जिसको हम लोग प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया कह रहे होते हैं, ठीक है। सो कहता है कुछ प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया भी होते हैं, और उसके बाद उसने ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे पास ऑटोनॉमिक ट्रांसमीटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो इनर्वेशन रिसीव नहीं करते, ये यानी कि नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी शायद आपको समझ ना आए कि मैं क्या बोल रही हूँ, कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन से ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग मस्करीनिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।